बीएससी के इस सेगमेंट में फ्रेंड्स आज हम बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि सेट थ्योरी से रिलेटेड है। वो जो टॉपिक्स हैं वो हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टीशंस ऑफ सेट, सेकेंड टॉपिक है हमारा क्वेसेंट सेट एंड थर्ड टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंस मॉडल। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आज हम इन्हीं तीनों टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए कि पार्टीशंस ऑफ सेट क्या होते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स वो है कि पार्टीशंस ऑफ सेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे कि ये क्या कहती है, देन उसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। तो पार्टीशंस ऑफ सेट के लिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन कहती है कि लेट एक्स be a non-empty set, then the collection C of non-empty subset of X is called a partitions of X. A partition of X if first condition the union of all the subset is the whole set X, and second one is the intersection of any two subset is empty set। तो चलिए व्यूअर्स अब समझते हैं कि पार्टीशंस ऑफ सेट क्या होता है। हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लिखा है। अब समझिए कहता है क्या कि हम कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ मान लिया कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट X है, देन उन नॉन एम्प्टी सेट के जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट बन सकते हैं उन सारे के कलेक्शन को ही पार्टीशंस ऑफ X कहा जाता है। जब अगर मैं उन सारे जो मेरे जितने भी कलेक्शंस बने हैं नॉन एम्प्टी सबसेट की, अगर उन सारे सबसेट्स का अगर मैं यूनियन लूं तो वो होल सेट X के बराबर ही दे दे, और मैं किसी भी दो सबसेट के बीच में इंटरसेक्शन लूं तो वो एक एम्प्टी सेट दे या नल सेट दे, मतलब कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट ना करें। एक बार और समझिए, हम माने हैं क्या कि फ्रेंड्स मान के चलते हैं कि कोई X भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन सारे X में जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स बनेंगे उन सारे सबसेट के कलेक्शन को ही पार्टीशंस ऑफ X कहा गया जब वे इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। यानी कि उन जितने भी सबसेट्स बने हैं अगर मैं वे सबसेट्स का अगर यूनियन लूं तो वो मेरे को होल सेट वही सेट X के बराबर इक्वल टू हो जाए, और दूसरा अगर मैं किन्हीं दो सबसेट के बीच का इंटरसेक्शन लूं तो वो एम्प्टी सेट दे।
चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि हमारा कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए हम एक सेट को, नन एम्प्टी सेट को अज्यूम करते हैं। मान के चलते हैं x जो है वो एक नन एम्प्टी सेट है, जिसके एलिमेंट्स a, b, c, d और e हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अब इनके कलेक्शंस बनाते हैं, यानी कि इनके सबसेट्स बनाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि एक C1 कलेक्शन है, यानी C1 एक सबसेट है इसका, जिसमें कि A और B एलिमेंट्स हैं, और C2 एक दूसरा कलेक्शन मान के चलते हैं, जिसमें कि एलिमेंट्स हम मान के चलते हैं कि इसमें C और E है, और एक हम C3 तीसरा कलेक्शन मान के चलते हैं, जिसमें कि एलिमेंट्स D है। आप किसी और दूसरे भी तरीके से कलेक्शंस मान सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, और देखेंगे कि अगर अगर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो पार्टीशंस ऑफ सेट को होगा। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि मेरे को C1 इज इक्वल टू इसमें A और B एलिमेंट्स हैं, C2 इक्वल टू ये है और C3 इक्वल टू ये है। हम कहते हैं देन दी कलेक्शन, ये सारे C1, C2, C3, जो जितने भी जो ये कलेक्शन है C1, C2, C3, ये पार्टीशंस ऑफ X फॉर्म करते हैं। देन द कलेक्शन C1, C2, C3 इज अ पार्टीशन ऑफ X बिकॉज, क्यों फ्रेंड्स? देखते हैं ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस को अगर फुलफिल करते हैं तो वो पार्टीशंस ऑफ X को फॉर्म करेंगे। तो चलिए हमने जो ये जितने भी कलेक्शंस लिया है C1, C2, C3, इन सारे का हम पहला यूनियन लेते हैं, यानी कि मैं C1 यूनियन C2 यूनियन C3 लेता हूं। तो देखिए इन सारे का अगर मैं यूनियन लूं तो A और B C1 में एलिमेंट्स, C2 में एलिमेंट्स मेरे को C, E मिल रहे हैं, और C3 में D एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि ये होल सेट X के बराबर ही है फ्रेंड्स। इज इट क्लियर? ये होल सेट X के बराबर ही है। अच्छा, और देखिए क्या हम किसी दो कलेक्शन के बीच का, किसी दो सबसेट के बीच का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो वैल्यू 5 आती है कि नहीं? तो हम मान के चलते हैं कि C1 इंटरसेक्शन C2 के बीच में, मैंने C1 और C2 इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकाला। तो देखिए इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यानी कि ये एम्प्टी सेट दे रहा है, दैट इज 5। अगर मैं लेके चलूं कि C1 इंटरसेक्शन C3 निकाल के देखता हूं कि क्या C1 इंटरसेक्शन C3 में कोई एलिमेंट्स कॉमन है, तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अगेन ये वैल्यू 5 के बराबर आ गई। अगर मैं C2 इंटरसेक्शन C3 निकालता हूं तो अगेन C2 में और C3 में भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यानी अगेन इनकी वैल्यू 5 के बराबर है। तो इसीलिए हमने लिखा कि जो कलेक्शन C1, C2, C3 है वो पार्टीशंस ऑफ X को फॉर्म करते हैं। तो दिस इज दी ऑल अबाउट पार्टीशंस ऑफ सेट। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि अब कोई भी पार्टीशंस ऑफ सेट में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है क्वोशेंट सेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हेडिंग दे दीजिए क्वोशेंट सेट के बारे में। अगेन सबसे पहले हम क्वोशेंट सेट की डेफिनेशन को देखेंगे, देन इसको हम समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखी लीजिए फ्रेंड्स कि क्वोशेंट सेट की डेफिनेशन क्या कहती है। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन on a set A
then the set of the equivalence classes of all the elements of A is called the quotient set of A with respect to the equivalence relation R, and it is denoted by A upon R। समझिए फ्रेंड्स, अब क्वोशेंट सेट क्या कहता है। मान लेते हैं कि R कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि सेट A पर डिफाइंड है। इज इट क्लियर? मान के चलते हैं क्या कि R कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि सेट A पर डिफाइंड है। देन जितने भी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के हैं, मतलब कि एलिमेंट्स जो जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं उन सारे का इक्विवेलेंस क्लास का सेट को ही क्वोशेंट सेट ऑफ ए कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू द इक्विवेलेंस रिलेशन आर। अगेन समझिए, अगर आर कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए पर, देन सेट ए के ऑल एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लास के सेट को ही क्वोशेंट सेट कहा जाता है ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू द इक्विवेलेंस रिलेशन आर। और हम जनरली क्वोशेंट सेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए जो है वो हमारा सेट है और आर क्या है, वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि और भी कंसेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाएंगे। तो एग्जांपल से समझिए, जैसे कि हम कोई एक सेट अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए कोई एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी और ई एलिमेंट्स हैं। देन इक्विवेलेंस जो हमारा क्वोशेंट सेट है ए का विद रिस्पेक्ट टू द इक्विवेलेंस रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या कहता है कि ए के सारे एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लास का सेट, यानी कि ए के एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास, बी के एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास, सी के एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लास, डी के एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास और ई के एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास। इन सारे एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लास के सेट को ही क्वोशेंट ऑफ सेट कहा जाता है। और हमने बता रखा है कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। बेहद ही हल्का ट्रिक है कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को निकालते हैं। तो अगर जिनको नहीं आ रहा हो वो हमारे पिछले वीडियोस में जाके देख लें कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वोशेंट सेट।
क्वोशेंट सेट में यही है, बस इतना ही समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन भी हमने लिखा और उसको एग्जाम्पल से भी समझा। इज इट क्लियर? अब हम तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन। चलिए फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन। सबसे पहले अगेन मैं इसके डेफिनेशन को देखूंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन को लिखूंगा, देन इसको अंडरस्टैंड करूंगा, जिससे कि बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन को लिख लीजिए आप लोग कि इफ जेड बी दी सेट ऑफ इंटीजर्स and A, B elements belongs to Z and such that A minus B is exactly divisible बाय n, जहां पर कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट इज a माइनस b अपॉन n विल गिव q, दैट इज a माइनस b इक्वल टू n इंटू q, where q belongs to z. Then we say that A is congruent to B modulo n and it is written as A congruent to B modulo n। अब फ्रेंड्स समझिए कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n क्या होता है। हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n क्या कहती है कि अगर कोई z एक सेट ऑफ इंटीजर्स है, इज इट क्लियर? z कोई सेट ऑफ इंटीजर्स है और a और b दो एलिमेंट्स हैं जो कि z से बिलोंग करते हैं, कुछ इस प्रकार से कि जब a माइनस b, जब a माइनस b, जब a को b को जब a से घटाया जाता है, a माइनस b वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है बाई n से, जहां पे कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, दैट इज, यानी कि मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि a माइनस b को जब n से डिवाइड करा जाता है तो कुछ वैल्यू q आता है, दैट इज, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि a माइनस बी इक्वल टू, यहां से मैं n को इधर भेज देता हूं तो n इंटू क्यू, जहां पे q की वैल्यू जो है वो किसी इंटीजर से बिलोंग करती है, तब जाके हम कहेंगे क्या कि देन वी कैन से दैट कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b के मॉडुलो n, एंड इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? एक बार और समझिए क्या कहता है कि z कोई एक सेट है ऑफ इंटीजर्स का है और a कॉमा b कोई दो एलिमेंट्स है जो कि z से बिलोंग करते हैं, देन a माइनस b की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है बाई n से, जहां पे n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। यानी कि मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि जब a माइनस बी को n से डिवाइड किया गया तो कुछ रिमाइंडर q आया, दैट इज a माइनस बी
इक्वल टू n इंटू क्यू, जहाँ पे कि q जो है वो बिलोंग्स करता है z से, देन वी सेज दैट, हम कह सकते हैं कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b के मॉडुलो n से, एंड इसी बात को लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे कि और भी जल्दी कंसेप्ट क्लियर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल समझिए, हम बोलते हैं कि 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4। क्या ये राइट है? ये ऑब्वियसली राइट है, क्योंकि 15 में से जब 3 को माइनस किया जाएगा तो वो 12 आएगा, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से। इसी बात को लिख लीजिए, ये राइट है बिकॉज 15 माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। समझ में आया इस एग्जाम्पल को? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 17 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5। क्या ये बात सही है? ये भी ऑब्वियसली सही है, क्योंकि जब 17 में से 4 को माइनस किया जाएगा तो दैट इज 13, और 13 जो है वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n को 17 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5, बिकॉज, फिर उसी बात को लिख लेते हैं कि बिकॉज 17 माइनस 4 इज नॉट डिविजिबल बाय by 5। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कहीं डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।